हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और ये हमारी सेंटर और स्टेट रिलेशंस की पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन से कुछ जुड़ी कमीशंस और उनकी रिकमेंडेशंस की और उनकी सजेशंस को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ट्रेंड्स इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस की। 1967 तक क्या था, हमारे जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस थे वो बहुत ही स्मूथ चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या था, सेंटर में भी और ज़्यादातर स्टेट्स में भी एक ही पार्टी रूल कर रही थी। फिर क्या हुआ, 1967 के इलेक्शंस में जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी वो 9 स्टेट्स में हार चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी जो सेंटर में पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। अब काफ़ी सारी स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज आ चुकी थी। अब जितनी भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी डिफरेंट स्टेट्स में, उन्होंने ऑपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये डिमांड की कि जो कांग्रेस पहले सेंटर को ज़्यादा पावर दे रही थी या सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रही थी, इस चीज़ को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। और उन्होंने ये डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दी जाए, ताकि जो स्टेट है वो ऑटोनॉमी तरीके से काम कर सके। इन वजह से क्या हुआ, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बने सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में। क्योंकि अब क्या था, सेंटर में अलग गवर्नमेंट चल रही थी और हमारे स्टेट में अलग गवर्नमेंट चल रही थी। अब हम देखेंगे वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो रही थी। पहला क्या इशू है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर। अब सुप्रीम कोर्ट ने भले ही चाहे ये बोला हो कि गवर्नर क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, बट स्टेट ये कह रही थी कि जो गवर्नर है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है गवर्नर उसी को मानता है। तो इस वजह से क्या हुआ, सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। सेकंड वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीसन रोल ऑफ गवर्नर। पार्टीसन मीन्स जो भी गवर्नर है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कही गई बातों को और उसके ऑर्डर्स को ही मानता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको नहीं मानता। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। फिर वो कह रहे हैं इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। फिर वो कह रहा है कि जब गवर्नर को जब लगता है, जब चाहे अपनी मर्जी से वो प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। इट मीन्स प्रेसिडेंट रूल अगर लग जाएगा तो इसके दम पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल दिखाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर रही है, गवर्नर का यूज़ कर रही है प्रेसिडेंट रूल लगा के। फिर वो कह रहा है क्या रीज़न है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करती है, सेंट्रल फोर्सेस को किसी भी स्टेट में डिप्लॉय कर देती है। किसके नाम पे, कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। बट वो क्या कह रहे हैं, स्टेट कह रहे हैं कि अगर स्टेट ने सेंटर की कोई बात मानने से इनकार कर दिया तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़बरदस्ती वहाँ पे फोर्सेस लगा देती है। फिर हम बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इट मीन्स प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए वो क्या कर रहे हैं, बिल को रिजर्व रख रहे हैं। और प्रेसिडेंट के अप्रूवल का मतलब क्या है, सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अप्रूवल होना। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव फील्ड में अब कॉम्पिटेंसी नहीं रह गई थी। स्टेट लेजिस्लेटिव कुछ भी अगर करने की कोशिश करे या कोई बिल पास करने की कोशिश करे या कोई पॉलिसी बनाए तो उसे कौन रोक सकता था, वो गवर्नर रोक देता था। अब वो कैसे करता था कि उस बिल को वो रिजर्व रख देता था, कहता था कि इस बिल को हम रिजर्व रखा है, किसके लिए, हमारे प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। फिर हमारा पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट्स। मींस सेंटर क्या करता था, भेदभाव करता था फाइनेंस को डिवाइड करने में स्टेट्स के बीच में। जिस स्टेट में वही सरकार है जो कि सेंटर में भी है, सेम गवर्नमेंट है, उनको ज़्यादा फाइनेंस मिलता था, और जिस स्टेट में नॉन सेंटर वाली गवर्नमेंट है उसको कम मिलता था। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। फिर था रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन अप्रूविंग स्टेट प्रोजेक्ट्स। कितना पैसा किस स्टेट को देना है ये कौन डिसाइड करता था, हमारा प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन किसके अंडर काम करता था, हमारी सेंटर गवर्नमेंट के अंदर।
फिर बात कही गई कि मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हो गए, इनके लिए बात कही गई कि जो इनकी रिक्रूटमेंट है वो कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इट मीन्स जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास है। तो कहा जाता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का गलत यूज करके स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल चाहती है। फिर आ गया यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पस। इट मीन्स उन्होंने कहा कि जो ब्रॉडकास्टिंग का कंट्रोल है वो किसके पास है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जहाँ जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत है, जहाँ जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ही सेम गवर्नमेंट चल रही है, तो अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को पूरा करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे भी कोई नॉन सेंटर की गवर्नमेंट है वहाँ पे वो क्या करते थे, उनके सीएम के खिलाफ उनको डेरोगेट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाप दिया करते थे। फिर वो स्टेट्स जहाँ पे क्या है, नॉन सेंटर वाली गवर्नमेंट है, उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी कमीशन बिठा देते थे। फिर फाइनेंस को कैसे शेयर किया जाना है, इसके लिए भी काफ़ी सारे टेंशन की सिचुएशन अराइज होती थी। एनक्रोचमेंट बाय स्टेट सेंटर ऑन स्टेट लिस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, अपनी बातों को फोर्स करवाने की कोशिश करता था। जितने भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता था। तो ये सारे जो रीजंस थे, इनकी वजह से क्या हुआ, हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में कुछ टेंशन आ गई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए। अब क्या हुआ, मिड 1960 में काफ़ी सारी डिस्कशन हुई, बहस हुई, और सबसे पहली चीज़ हुई वो थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 6 मेंबर की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अपॉइंट की थी 1966 में, और इसके चेयरमैन कौन थे, हमारे मोरारजी देसाई। उसके बाद इसके चेयरमैन कौन बने, के हनुमंतैया। अब इस कमीशन को सेंटर और स्टेट के रिलेशन को एग्जामिन करने का जिम्मा सौंपा गया था, ठीक है। अब ये चीज़ को पूरा करने के लिए एआरसी ने एक टीम को, एक स्टडी टीम बनाई जो कि किसके अंडर थी, एमसी स्टीवल के अंदर। अब इस स्टडी टीम के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एआरसी ने अपनी एक फाइनल रिपोर्ट बनाई और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया, कौन से ईयर में, 1969 में। इस रिपोर्ट में 22 रिकमेंडेशंस दी गई थी जिससे हम अपने सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस को देखते हैं। पहली रिकमेंडेशन दी गई कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग आप एक इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश कीजिए। फिर उन्होंने रिकमेंड किया, बोला गया कि गवर्नर की पोस्ट पे जो बैठा है उसको जो अपॉइंट किया है ना, वो कैसा होना चाहिए गवर्नर, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और वो एक ईमानदार छवि वाला पर्सन होना चाहिए। फिर बोला गया डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू मैक्सिमम एक्सटेंड टू स्टेट। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमें क्या है, स्टेट के पास देनी चाहिए। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट को मॉरल बेसिस पे ही बहुत सारी पावर स्टेट को डेलीगेट करनी चाहिए। फिर रेकमेंड किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट के पास भी देने चाहिए, ताकि जो जो स्टेट्स हैं वो सेंटर पे डिपेंड हो रही हैं, ठीक है, वो क्या हो, कम हो जाए। उनकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देनी चाहिए। फिर रिकमेंडेशन की गई कि जो भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है स्टेट के अंदर, वो क्या होना चाहिए, या तो वो बहुत ज़्यादा किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में हो, जहाँ पे कोई इमरजेंसी लग रही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ रही है, उस केस में क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में ये आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय कर सकती है। या फिर अगर स्टेट खुद रिक्वेस्ट करे कि हमारे स्टेट में ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज हुई है जो हैंडल नहीं हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय करे, उस केस में क्या ये डिप्लॉयमेंट हो सकती है। अब ये जितने भी रिकमेंडेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने दिए थे, ये क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर हमारी आई राजमन्नार कमेटी। 1969 में जो तमिलनाडु की गवर्नर थी, उन्होंने एक 3 मेंबर की कमेटी को अपॉइंट किया, और उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर पीवी राजमन्नार। इनका काम क्या था, इस कमेटी का काम क्या था कि जितने भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं
सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को लेकर उसको एग्जामिन करना और कुछ सजेशन देना अमेंडमेंट के लिए, ताकि हम अपने संविधान में कुछ अमेंडमेंट कर सकें जिससे हमारे स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल सके और वो ऑटोनमस तरीके से काम कर सके। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था वो क्या था, एक सेंटर को ताकत दे रहा था, वो सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और राजमनार कमेटी क्या है, ये कह रही है कि हमें अपने स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देनी चाहिए। इस कमेटी ने कुछ रीजंस आइडेंटिफाई किए जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही थी। इट मीन्स सेंटर के पास पावर ज़्यादा जा रही थी। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से रीज़न थे। वो रीज़न थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस लिखे गए हैं जिसमें काफ़ी स्पेशल पावर्स हमारी सेंटर के पास दी गई है। ठीक है, और क्या रीज़न था कि आज तक हमारे कंट्री में क्या था, सेंटर और स्टेट में दोनों ही जगहों पे एक ही पार्टी रूल कर रही थी, सेम पार्टी चल रही थी। और भी क्या रीजंस दिए गए, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का रोल था, कौन सी स्टेट को कितना पैसा देना है ये कौन डिसाइड कर रहा था, प्लानिंग कमीशन डिसाइड कर रहा था। और प्लानिंग कमीशन किसके अंडर काम कर रहा था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा था। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था, सेंटर का रोल ज़्यादा आ रहा था। अब जो हमारी स्टेट्स थी उनके पास क्या थे, फिजिकल रिसोर्सेज कम थे। अब इसकी वजह से उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था अपनी फाइनेंशियल नीड्स को लेकर। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर में आ गई थी। अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट की। वो रिकमेंडेशन क्या है, पहली है इंटर स्टेट काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट। यही चीज़ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी रिकमेंड की थी। सेकंड क्या है, इन्होंने कहा कि हमारी जो फाइनेंस कमीशन है उसको एक परमानेंट बॉडी बना दीजिए, क्योंकि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसकी वजह से हमारे फाइनेंस कमीशन की पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिससे स्टेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो स्टेट्स कह रहे थे फाइनेंस कमीशन की जो भी पावर्स है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इसको परमानेंट बॉडी बनाना पड़ेगा। फिर इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और इसको एक एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह डील करना चाहिए। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, वो बॉडीज़ जो एक्ट के थ्रू बनती है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाना पड़ेगा। अब उसमें क्या होगा, कुछ स्टेट फेवर में वोट डालेंगे, कुछ स्टेट उसके अगेंस्ट वोट डालेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे स्टेट्स के पास कुछ नेगोशिएशन का स्कोप होगा। इट मीन्स वहाँ पे एक लिमिटेड सी पावर हमारे स्टेट्स के पास भी आ जाएगी। फिर इस कमेटी ने कहा जो भी आर्टिकल है 356, 357 और 365 इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए। ये आर्टिकल्स किस चीज़ से डील कर रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट रूल से। तो इन्होंने कहा कि जो गवर्नर प्रेसिडेंट रूल को लगाकर स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर रहे हैं, ठीक है, बिना अपनी मनमर्जी चलाकर अपनी मनमर्जी से स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर रहे हैं, तो ये वाले आर्टिकल्स हमें टोटली ही ओमिट कर देने चाहिए। फिर इस कमेटी ने बात कही कि जो प्रोविज़न दिया गया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जो हमारे स्टेट मिनिस्टर है वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे किसके लिए, हमारे गवर्नर के प्लेजर के लिए, वो वाला प्रावधान हमें ख़त्म कर देना चाहिए। फिर बात की गई कि कुछ जो सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं और कंकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं उनको हमें स्टेट लिस्ट में डाल देना चाहिए, ताकि क्या है, स्टेट और ज़्यादा पावरफुल बने, ऑटोनॉमस बने। फिर बात की गई जितने भी रेजिडुअरी पावर हैं वो क्या होने चाहिए, अब स्टेट के पास एलोकेट कर देनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को रेजिडुअरी पावर सारी दे देनी चाहिए। और फिर इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंग जितने भी IAS, IPS, IFS है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मिसयूज़ करके क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना चाहती थी, स्टेट गवर्नमेंट को दबाना चाहती थी इन सर्विसेज की कारण। बट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी इग्नोर कर दिया। फिर हमारा आया अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। 1973 में अकाली दल ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जिसमें कैसी डिमांड थी, हमारी पॉलिटिकल और रिलीजियस डिमांड थी, ठीक है। और ये मीटिंग कहाँ हुई, ये मीटिंग हुई हमारी अनंतपुर साहिब पंजाब में, इसीलिए इस रेजोल्यूशन का नाम दिया गया अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन।
इसमें डिमांड की गई कि जो हमारे सेंटर की पावर है, जो सेंटर का जुरिस्डिक्शन है, वो कहाँ तक सीमित होना चाहिए? सिर्फ हमारे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन और करेंसी तक ही सीमित होना चाहिए। बाकी जितनी भी रेजिडुअरी पावर है वो सारी हमें स्टेट गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। ये एक तरह की सेक्शनिस्ट डिमांड थी। फिर हमारा आया वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। 1977 में वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, जो उस टाइम पे कम्युनिस्ट थी, उन्होंने एक मेमोरेंडम को पब्लिश किया। किसके बेसिस पे था ये? सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बारे में, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया। अब इस मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा था, क्या क्या सजेस्ट किया गया था, वो हम देखते हैं। पहली चीज़ उन्होंने क्या सजेस्ट की थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा गया है यूनियन, उसको रिप्लेस कर दिया जाए फेडरल वर्ड के साथ। फिर उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड होनी चाहिए? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन तक। बाकी जितनी भी रेजिडुअरी की पावर्स है, बाकी जितनी भी सब्जेक्ट है, वो सारे हमें किसको दे देने चाहिए? हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। फिर उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 356, 357 एंड 360 है, जो कि हमारा प्रेसिडेंट रूल से डील करता है, वो हमें क्या कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। फिर बात कही गई कि स्टेट्स कंसेंट शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। कहा गया कि अगर हमें कोई न्यू स्टेट बनानी है या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट को ही दोबारा रीऑर्गेनाइज करना है, तो उस केस में ये मैंडेटरी होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी होना चाहिए कि हमें उस पर्टिकुलर स्टेट की मर्जी भी पूछनी चाहिए, कंसेंट भी लेना चाहिए। फिर बात कही गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने सारे सोर्सेज से जितना भी टोटल रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, उसमें से 75% उन्हें क्या करना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट करना चाहिए। फिर इस मेमोरेंडम में लिखा गया कि जो राज्यसभा है, उसकी भी पावर लोकसभा के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि राज्यसभा में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ना बैठकर इनको क्या है? इक्वल सीट्स मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने बात की कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उसको ख़त्म करके हमें सिर्फ सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज को ही रखना चाहिए। बाकी जितनी भी ऑल इंडिया सर्विस है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। अब बाकी सारी कमेटीज़ की रिकमेंडेशन की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, ये मेमोरेंडम भी रिजेक्ट हो गया। फिर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन आया, सरकारिया कमीशन। 1983 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमीशन को अपॉइंट किया। ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे? आर.एस. सरकारिया, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इस कमीशन को कहा गया कि आपको क्या एग्जामिन करना है? जो हमारी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है हमारे सेंटर और स्टेट की, उस चीज़ को आप एग्जामिन कीजिए, उसकी वर्किंग को रिव्यू कीजिए। सारे हमारे स्फेयर्स में, जैसे कि हमारा सोशल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर, हर स्फेयर में जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है, उसकी वर्किंग को आप रिव्यू कीजिए और कुछ चेंजेस और मेजर्स को रिकमेंड कीजिए। इनिशियली इस कमीशन को 1 ईयर का टाइम दिया गया था अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, बट बाद में इसको 4 टाइम्स और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। मींस इसको 4 साल और लगे अपने इस पूरे रिकमेंडेशन को बनाने के लिए। अब इन्होंने जो फाइनल रिपोर्ट थी वो सबमिट करी अक्टूबर 1987 को, और ऑफिशियली इसको रिलीज़ किया गया जनवरी 1988 में। अब इस सरकारिया कमीशन ने कहा कि सेंटर को जो पावर ज़्यादा मिली है वो सही है। इट मीन्स अगर आप फेडरल के कंसेप्ट को लेकर ज़्यादा पॉलिटिकल पावर क्या है? स्टेट्स को दे दोगे, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होएगा? सेक्शनिस्ट टेंडेंसी आ जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकती है कि हम आपसे अलग हैं, और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने से भी मना कर सकती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग रहना इसमें ज़रूरी हो जाता है। फिर ये कमीशन कहता है कि अगर आप फेडरलिज्म की बात करते हो, तो फेडरलिज्म में ऑपरेशन ज़्यादा वैल्यू करता है, कि मतलब कैसे आप ग्राउंड लेवल पे फंक्शन कर रहे हो, कैसे सेंटर और स्टेट ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी लिख के ताकत देने की जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। बट साथ ही साथ इस कमीशन ने ये भी कहा
कि सेंटर को जितना हो सके क्या करना चाहिए, ऑपरेशनली ताकत देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लड प्रेशर हो जाएगा और स्टेट के पास क्या है, खून की कमी हो जाएगी। इट मीन्स ये फ्रेज दिया गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर पावर रखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, और स्टेट के पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम पावर होगी तो वो भी ठीक नहीं है। अब इस कमीशन में टोटल 247 रिकमेंडेशंस दी हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन को देखते हैं। पहला इन्होंने बात की कि हमें क्या करना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश करना चाहिए। यही रिकमेंडेशन हमारी ARC और राजमन्नार कमेटी ने भी दी थी। फिर इस कमीशन ने बोला जो आर्टिकल 356 है, हमारा प्रेसिडेंट रूल है, उसको हम बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में यूज़ करेंगे। इट मीन्स जब हमारे सारे ऑल्टरनेटिव फेल्स हो जाएंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, तो इसको एक लास्ट ऑप्शन की तरह हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल 356 है ये क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, तो इसको अपनी मन मर्जी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस कमीशन ने कहा कि हमने क्या करना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए हमें कुछ और सर्विसेज भी बनानी चाहिए। और हमारी जो पहले की कमेटीज थी, हमें राजमन्नार कमेटी और मेमोरेंडम ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें क्या किया गया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज को हमें अबॉलिश कर देना चाहिए। फिर बात कही गई कि जितने भी हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड रेजिडुअरी पावर है वो हमारी पार्लियामेंट के पास ही रहनी चाहिए, ठीक है, और बाकी बची हुई रेजिडुअरी पावर को हमें कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें क्या होता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी यूनियन गवर्नमेंट दोनों के पास ताकत होती है कोई भी लॉ बनाने की। अगली रिकमेंडेशन वो देता है कि व्हेन द प्रेसिडेंट withholds his assent to the state bill, the reason should be communicated to the state government। वो कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल असेंट के लिए पड़ा हुआ है, स्टेट बिल, तो उसे उस स्टेट गवर्नमेंट को रीज़न कम्युनिकेट करना चाहिए। इट मीन्स अगर गवर्नर को लगे कि इस बिल में कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो क्या कर सकता है, उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व रख सकता है। प्रेसिडेंट अगर उस पर असेंट नहीं दे रहा है तो वो उस स्टेट को उसका रीज़न ज़रूर बताए। फिर इस कमीशन ने कहा जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका नाम बदलकर हमें एज अ नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल रख देना चाहिए। फिर इस कमीशन में बात की गई जोनल काउंसिल्स की, जैसे कि ईस्ट जोनल काउंसिल हो गया, वेस्ट जोनल काउंसिल हो गया, नॉर्थ साउथ जोनल काउंसिल हो गया। हर एरिया के डिफरेंट जोनल काउंसिल को बनाना चाहिए ताकि जो हमारी फेडरलिज्म की स्पिरिट है उसको एक बूस्ट मिल सके। फिर इस कमीशन में बात की गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है स्टेट में बिना स्टेट की परमिशन के। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो उसमें सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है। और साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया कि जो अगर ये डिज़ायरेबल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट को इस बारे में कंसल्ट कर सकती है। इट मीन्स हम आर्म्ड फोर्सेस को, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट को दबाने के लिए या उनके ऊपर कंट्रोल अपना हासिल करने के लिए एम्प्लॉय नहीं कर सकती। फिर बोला गया कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉ बना रही है ऐसे सब्जेक्ट पे जो कि कंकरेंट लिस्ट का है, उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, स्टेट से भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे गए हैं उसके ऊपर क्या है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है, तो उन्हें स्टेट के भी कंसल्ट करना चाहिए। फिर लिखा गया है कि अगर हमें अपना स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करना है, ठीक है, तो हमें क्या है, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से राय लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, और इस सारे प्रोसीजर को हमें अपने संविधान में मेंशन करवाना चाहिए। इट मीन्स जैसे सेंटर में क्या होता है, कभी कभी सेंटर में कोई डिफरेंट गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई डिफरेंट गवर्नमेंट है, अब जो गवर्नर है वो हमारा किसके कंट्रोल पे चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वो किसके कंट्रोल पे है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के। तो कुछ केसेस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। अब इन दोनों के बीच के एक कोऑर्डिनेशन और एक कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए ये कहा गया, रेकमेंड किया गया कि आप क्या कीजिए, जब गवर्नर को अपॉइंट करते हैं ना तो सीएम से कंसल्ट कर दीजिए, और इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करवाएंगे।
फिर लिखा गया कि जो कॉरपोरेशन टैक्स है, जितनी भी नेट प्रोसीड कॉरपोरेशन टैक्स से आ रही है, उसको हम क्या करेंगे, स्टेट्स में शेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर लिखा गया कि गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो लॉन्ग एज इट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन असेंबली। फिर इस कमीशन ने कहा कि हम कुछ ऐसा प्रावधान बनाएं कि स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के पास जब तक हमारी स्टेट लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी है, तब तक गवर्नर उनको डिसमिस ना कर पाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी गई कि जो गवर्नर है हम उसको अपॉइंट करते हैं 5 सालों के लिए। तो इन केस अगर गवर्नर जो है सेंटर की बात नहीं मानता, सपोज, ठीक है, तो उसको क्या है, उसके टेन्योर को डिसमिस ना किया जाए, उसके टेन्योर जो 5 साल का है उसको कंप्लीट होने दिया जाए, जब तक कोई स्ट्रांग वजह नहीं होती उसको निकालने की या उसको गवर्नर को डिसमिस करने की, तब तक उसका टर्म चलने दिया जाए। फिर बोला गया कि किसी स्टेट मिनिस्टर के खिलाफ तब तक कोई इंक्वायरी कमीशन ना बिठाया जाए जब तक इसकी डिमांड कहाँ पे नहीं उठती, हमारी पार्लियामेंट जब तक इसकी डिमांड नहीं करती। नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी गई कि जो भी हमारे इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लग रहा है, ठीक है, और वो कौन लेवी नहीं कर सकता, हमारा स्टेट गवर्नमेंट उसको लेवी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट किस चीज़ों में, कुछ अगर स्पेसिफिक पर्पस है और एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही वो ये काम कर सकता है। फिर ये कमीशन कहता है कि जो भी हमारा प्रेजेंट डिवीजन ऑफ फंक्शन है, कि जिस तरीके से अभी हमारी फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है और इनको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। फिर इस कमीशन में कहा गया जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको हमें पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो हमारे नेशन की ट्रू स्पिरिट है वो बूस्टअप हो सके। फिर उन्होंने कहा कि नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो एंड टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइजेशन इन देयर ऑपरेशन। उन्होंने कहा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी थोड़ी पावर देनी चाहिए कि वो जो अपने स्टेट में उन्होंने जो भी कुछ प्रोग्राम किया है उनको भी वो टीवी पे दिखा सके, ये ऐसी परमिशन स्टेट को भी मिलनी चाहिए। फिर जो राज्यसभा और सेंटर की पावर का रोल है किसके अंदर, हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें कोई भी चेंज नहीं लाना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। फिर अगली बात उन्होंने कही जो हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कमिश्नर हैं उनको भी हमें क्या करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए। तो ये थी हमारी सरकारिया कमीशन की कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन 247 रिकमेंडेशन में से 180 को इम्प्लीमेंट किया था, एक्सेप्ट किया था। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, हमारी इंटर स्टेट काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट, जो कि 1990 में की गई। फिर जो हमारी एक सेकेंड कमीशन बनाई गई हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, वो थी हमारी पुंछी कमीशन, ठीक है। ये कब बनाई गई, हमारी अप्रैल 2007 में, और इसके चेयरमैन कौन थे, मदन मोहन पुंछी, जो कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इस कमीशन को जिम्मा सौंपा गया कि जो हमारे सरकारिया कमीशन से लेकर अभी तक के 2 डेकेड्स में जितने भी हमारे चेंजेस हुए हैं, जो भी मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑफ इंडिया को लेकर, उस चीज़ों को, उन इश्यूज़ पे ये क्या करेगी, रिव्यू करेगी, उन पे अपना रिकमेंडेशन देगी। अब इस पंछी कमीशन के लिए कुछ कंडीशंस भी लगाएगी कि आप इन दायरों में रहकर अपनी क्या है, अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिव्यू कर रहे हो, बट कुछ दायरों में रहकर ये रिव्यू आपको करना पड़ेगा। अब वो क्या क्या दायरे रखे गए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑलरेडी एक टर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट चल रहा है हमारी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट है, आपको क्या है उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। जितनी भी अभी तक हमारी कोर्ट रूलिंग्स आई हैं हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग को लेकर, उसको भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। फिर चाहे वो किसी लेजिस्लेटिव फील्ड में हो, चाहे एडमिसिबल फील्ड में हो, चाहे गवर्नर का कोई प्रोविज़न हो, इमरजेंसी प्रोविज़न हो, फाइनेंशियल रिलेशंस हो, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग हो, या कोई पंचायती राज हो, इन सब चीज़ों में जितनी भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आ रही थी, जो भी ऑपरेशनल फील्ड में हम कम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे क्या है, इस पंछी कमीशन को रिकमेंडेशन देने के लिए कहा गया था। फाइनली इस कमीशन ने अप्रैल 2010 में अपनी मतलब रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को, और ये रिपोर्ट कितनी बड़ी थी, 1456 पेजेस की ये रिपोर्ट थी, जो कि 7 वॉल्यूम्स में इसको बनाया गया था।
इस पंछी कमीशन ने सारी रिपोर्ट्स को स्टडी करते हुए ये हम अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। जैसे इन्होंने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट और जो भी हमारे ARC की रिपोर्ट थी, उन सबको देखकर उनकी हेल्प से ये रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी। अब इस पुंछी कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से डिफरेंट थी और कुछ उन्हीं से इंस्पायर होकर ली गई थी। अब हम बात करते हैं पुंछी कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस की। पहली रिकमेंडेशन थी कि अगर हमें कंकरेंट लिस्ट में कोई भी मैटर के लिए हमें कोई लेजिस्लेशन लाना है तो वो हम कहाँ लेके आएंगे, हम पार्लियामेंट में उसके लिए लेजिस्लेशन लेके आएंगे और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एक एग्रीमेंट पे पहुंचेंगी, दोनों मिल के एक डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें चेंज करना है और इसके लिए हमें एक एग्रीमेंट की ज़रूरत है। ये क्या कहा गया कि लिस्ट 3 में जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे अगर कानून बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, कैसे लेजिस्लेशन लेके आए, वो हम पार्लियामेंट में डिसाइड करेंगे। फिर सेकंड रिकमेंडेशन में क्या कहा गया कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी गई, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दी, किसके रिगार्डिंग, स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग। स्टेट लिस्ट में जितनी भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और उन्होंने कहा जितने भी हमारे ट्रांसफर्ड आइटम है जो हमने कंकरेंट लिस्ट में डाले हैं उसके ऊपर भी हम क्या करें, स्टेट को थोड़ी पावर दें। फिर इस कमीशन ने और भी बातें बोली, जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कोई भी मैटर कंकरेंट लिस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस मैटर को ऑक्यूपाई कर सकती है सिर्फ उस केसेस में जहाँ पे वो मैटर क्या है, हमारे पूरे देश की यूनिफॉर्मिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट आ रहा है, वहाँ पे यूनियन उस कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में क्या कर सकती है, इंटरफेरेंस कर सकती है। फिर कहा गया कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो कैसा काम कर रही है, उसके लिए एक ऑडिटिंग रोल होना चाहिए, उसके ऊपर हमें लगातार ऑडिट करते रहना चाहिए। फिर इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि जब हमारा क्या है, प्रेसिडेंट कोई बिल रिटर्न करता है उसके ऊपर असेंट नहीं दे, ये डिसाइड करता है कि मुझे उसके ऊपर असेंट देना है या उस बिल को विदहोल्ड रखना है अपने कंसिडरेशन के लिए, तो उस केस में क्या है, हमारा आर्टिकल 201 जो लगता है वो क्या है, 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। 6 मंथ के लिए उस बिल को आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो विद इन 6 मंथ। तो ऐसा हमें क्या है, जो प्रोविजन है ऐसा हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट क्या है, लॉ बना सकती है किस चीज़ के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर जो एंट्री 14 है लिस्ट 1 में। अब ये जो हमारी एंट्री 14 है वो क्या चीज़ है, ये हमारे इंटरनेशनल लॉ से रिलेट करती है, उससे डील करती है। जो भी हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए, वो इस चीज़ से मेंशन है, उसमें मेंशन किए गए हमारी एंट्री 14 में। फिर इस कमीशन ने और भी रिकमेंडेशन दी, जैसे कि हमें हमारे गवर्नर को सिलेक्ट करते टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, सरकारिया कमीशन की कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जैसे कि वो एक एक्सपर्ट हो, जो हमारा गवर्नर है वो एक एमिनिएंट उससे आ रहा हो, मतलब उसकी जो बैकग्राउंड है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो जिस स्टेट में उसको गवर्नर बनाया जा रहा है वो उस स्टेट से रिलेट नहीं करना चाहिए, आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए। या फिर जो भी गवर्नर है वो क्या है, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, और वो क्या है, अपने पास्ट में कोई भी पॉलिटिशियन या किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तभी वो एक फ्री और फेयर गवर्नर का रोल कर पाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी गई, जैसे कि गवर्नर का जो फिक्स टेन्योर है 5 साल का उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, उसको सेंटर की गवर्नमेंट की स्वीट विल के अकॉर्डिंगली हमें हटा नहीं देना चाहिए। या फिर जो भी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो बिल पास हो रहा है, गवर्नर क्या है उसका डिसीजन कितने मंथ्स के अंदर देगा, 6 मंथ्स के अंदर देगा, कि वो उसके ऊपर ग्रांट दे रहा, असेंट दे रहा है अपनी, कि उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख रहा है, ये उसको विद इन 6 मंथ बताना पड़ेगा। फिर रिकमेंडेशन दी गई कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर की डिसमिसल है, इट मीन्स हमारे गवर्नर क्या है, चीफ मिनिस्टर को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का एक मौका देंगे, कहाँ पे, फ्लोर ऑफ द हाउस में, जहाँ पे वो कहेंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कीजिए अगर आप डिसमिसल से बचना चाहते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस हमारी पंछी कमीशन ने सजेस्ट की थी। तो ये था हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।